बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के मुतालिक और इस केस में आने वाले ऐसी मुतज़ाद चीज़ें जो कंट्राडिक्टरी थी, जिन्होंने इस केस में जो ज़हीर का केस था, जो ज़हीर की फैमिली की तरफ से केस है, उसको स्टेप बाई स्टेप डाउन किया है। वो कौन से तजादात हैं, उनसे मुतालिक हम बात करेंगे। इसके अलावा एक नया जो है इंटरव्यू दुआ ज़हरा का दोबारा गर्दिश में है, उस पर थोड़ा सा उसका एक एंगल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तजादात कहाँ कहाँ पे थे, हैं और फ्यूचर में इस केस को डैमेज करेंगे। नंबर वन, एक स्टेटमेंट थी जो ज़हीर की स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे आनी है। 161 की स्टेटमेंट अगर ट्रायल कोर्ट में अगरचे उस तरह उसकी हैसियत नहीं होती, लेकिन मतलब अल्टीमेटली उसका एक फेट तो है लाहौर की अदालत में, जो 161 की स्टेटमेंट दी थी ज़हीर ने। इसके अलावा जो निकाह नामा है वहाँ पे जो तारीख़ जो है वो दर्ज है। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो तारीख़ है और मेडिकल जो रिपोर्ट आई है वो। इसके अलावा जो चौथा मामला है वो है लाहौर से, कराची से लाहौर ट्रैवल करना। ये तजादात हैं जिन तजादात ने जो ज़हीर का केस है उस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो निकाह नामे वाली तारीख़ है उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो निकाह नामा है वहाँ पे तारीख़ लिखी हुई है दुआ ज़हरा की निकाह उम्र की, वो 18 साल लिखी हुई है। फिर गाए बगाए वो दुआ ज़हरा जो 17 साल भी कहती रही है। फिर जो सिंध हाई कोर्ट का जो मेडिकल की टीम थी जो भेजा गया था, उसने 17 साल उम्र बताई थी। फिर जो नया मेडिकल बोर्ड बना उसने 15 साल बताई थी। फिर जो उनके वालदैन हैं उनके बकौल 16 अप्रैल जिस दिन जो है वो दुआ ज़हरा लापता हुई थी, तो उस रोज़ को उसकी उम्र 13 साल 11 माह और कुछ दिन थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये एक बड़ा तजाद है जिसने इस पूरे केस को जो है वो घुमा दिया है, एक नया रुख दिया है। मतलब एक अप्स एंड डाउन थे जो इस केस में आते रहे हैं। जो मेडिकल बोर्ड, जो हाई पावर मेडिकल बोर्ड था, जो ट्रायल कोर्ट, सिंध की ट्रायल कोर्ट ने बनाया था, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने से पहले पहले एक केस का एक पूरा सिलसिला है 16 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड आप कह सकते हैं। और दूसरा मरला जो है वो उस रिपोर्ट के आने के बाद का है। जो उससे पहले का मरला है उसमें बज़ाहिर जो कानूनी दिमाग थे, जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, हम जैसे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो सारे ये समझ रहे थे कि केस तकरीबन जो है वो 95% बल्कि 100% आप उसको कहें कि जब बच्ची को बालिग डिक्लेयर किया गया, तो अब उन्होंने कहा कि फर्दर चीज़ें साबित हों या जैसी भी हों, अब निकाह जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब कोई दूसरी राय नहीं है कि दुआ ज़हरा को वहाँ से लेकर वालदैन के हवाले किया जाए। लेकिन जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई तो उसने पूरा केस ही जो है वो बदल के रख दिया, एक नई रुख दे दिया, एक नया रास्ता निकाल दिया इस पूरे जो है वो। मतलब मेडिकल रिपोर्ट के आने से पहले केस जो है वो तकरीबन ज़हीर और उनकी फैमिली और वो दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट्स पे जा रहा था, और उसके बाद जो है वो मेहदी काज़मी जो है उनके हक़ में ये केस जा रहा। एक तो ये कंट्राडिक्शन थी, शुरू से चलती आ रही थी, जिस कंट्राडिक्शन को जब काउंटर किया गया, जब काउंटर हुई तो पूरा केस ही तो बदल गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक कंट्राडिक्शन थी जो शुरू से चलती आ रही थी। इस केस में जो गवाह हैं और जो निकाह खां हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा कराची से लाहौर तक जो सफ़र है वो गुज़श्ता रोज़ जो यूट्यूबर हैं उनकी जानिब से एक पूरा CDR जो है वो सामने लाया गया, और उन्होंने बताया कि कौन कौन से जो टावर है, ये मोबाइल कंपनीज़ के जो टावर होते हैं उनमें कनेक्टिविटी थी, किस मोबाइल की थी, उसकी वालदा के और उसके भाई के मोबाइल की वो बात कर रहे हैं। तो ये जो दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट थी कि है भी कि कराची से लाहौर तक उसने सफ़र एक टैक्सी वाले के साथ किया और एक बड़ा समूद और ये वो, उसमें कुछ चीज़ नहीं थी, किसी के साथ रब्ता नहीं था, ये चीज़ शुरू से मतलब हज़म ही नहीं हो रही थी। और ये मतलब इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन थी। जो लोग भी उससे मिले ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने कोशिश की दुआ ज़हरा के साथ जो मिले कि उससे पता किया जाए कि ये कैसे हो गया, ये मुमकिन नहीं है यार, बड़े से बड़ा जो बंदा है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है, छोटा बंदा कैसे कर सकता है। तो अब जो कली जो है वो खुली है, जो यूट्यूबर हैं उनकी जानिब से CDR जो मोबाइल का डाटा है वो निकाला गया है।
अगरचे अभी तक जब तक के तफ्तीशी अफसर अपने ज़राए से इस तमाम डाटा को जो उसके वालिदैन के मोबाइल का है या उसके भाई के मोबाइल का है नहीं मंगवाएगा, एग्जामिन नहीं करेगा, कोर्ट के सामने पेश नहीं करेगा, अभी तक उसकी हैसियत जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन की है, और वो भी उसको वेरीफाई करके कोर्ट के सामने जब तक पेश नहीं करेगा तब तक उसको हम 100% नहीं कह सकते। लेकिन जो यूट्यूबर हैं उनकी जानिब से एक चीज़ सामने लाई गई, एक तहकीक की गई, एक जो है वो उन्होंने एक कोशिश की, डेफिनेटली उनकी कोशिश को हम सराहते हैं। एक मेहनत उन्होंने की और एक चीज़ सामने लाए। तो मेरा ख्याल ये है कि आप वन स्टेप कह सकते हैं कि जो दुआ ज़ारा के वालिदैन हैं या उनके वकील हैं, अब फोर्सफुली जो कोर्ट है उसको कह सकते हैं और तफ्तीशी को कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं यूट्यूबर्स के ज़रिए या रिपोर्टर्स के ज़रिए, तो आप इनको कंसिडर करें। तो डेफिनेटली फिर वो बाउंड होंगे कि वो इनको कंसिडर करेंगे कि उसकी वालदा और उसका जो डाटा जो है वो सामने ले। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जब CDR का वो मामला आ जाए, उनकी लोकेशंस वगैरह तो ये सारी मतलब आ सकती हैं, कोर्ट उनको एग्जामिन भी कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो बयानात हैं उनके, ज़हीर का बयान है, अगर ज़हीर को ऐसी स्टेटमेंट दे देता है कि मेरा राब्ता था, मैं वहाँ पे था, वहाँ से ट्रैवल किया, या ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, फिर तो उसका बड़ा फेट जो है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा मामला। लेकिन अगर नहीं देता तो देन जो इश्यूज़ होंगे, मेरा ख्याल ये है कि जो कन्वर्सेशन होती है उसको ट्रायल कोर्ट तस्लीम किस तरह करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि कन्वर्सेशन मोबाइल्स पे या मैसेजेस पे, जब तक के कॉल पे क्या कन्वर्सेशन हुई और मैसेजेस पे कन्वर्सेशन क्या हुई, जब तक कि वो कन्वर्सेशन सामने ना आ जाए क्या हुई एग्जैक्टली, तो उस वक़्त तक उसको कंसिडर आप उस तरह नहीं कर सकते कि आप उसको दूसरे बंदे को मुल्ज़म ठहरा दें। लेकिन अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने इस जो है वो इस चीज़ को भी देखना है। 161 की स्टेटमेंट जो ज़हीर ने लाहौर की अदालत में दी थी, वहाँ पे भी कंट्राडिक्शंस तारीख़ के हवाले से भी थी, और जो एज है ख़ास तौर पर दुआ ज़ारा की, उसके हवाले से भी जो है वो कंट्राडिक्शंस मौजूद हैं। तो ये तमाम जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो तज़ादात हैं इस केस के, एक केस का मरला है मेडिकल बोर्ड से पहले, एक है बाद का जो मेडिकल बोर्ड के बाद का मरला है वो मेहदी अली काज़मी के हक़ में जा रहा है। पहले रिपोर्ट आई, फिर जो निकाह खां और जो इसमें गवाह है उसकी ज़मानतें खारिज हुई। अब नेक्स्ट मरला जो है वो ज़हीर की ज़मानत जो है वो खारिज होने का है, और वो 100% जो है वो बज़ाहिर लग रहा है अल्टीमेटली फ़ैसला कोर्ट ने करना है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, जो मतलब कोर्ट्स के सामने भी हैं, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कोर्ट भी उसी तरफ ही जाएगी। लेकिन देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो ये तमाम कंट्राडिक्शंस हैं बुनियादी तौर पर, जो इस केस को ज़हीर के ख़िलाफ़ और मेहदी अली काज़मी के हक़ में कर रहे हैं, और दुआ ज़हरा को उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। यूट्यूबर एक है, उनका इंटरव्यू दुआ ज़हरा का मैं चल रहा था, तो उसमें वो कह रही थी कराची में नहीं जाना, जान को ख़तरा है। फिर उसके अलावा और भी बातें की कि हमने सुलह की कोशिश की, कॉज करते हैं, कॉज पे वो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें अब हैं इंटरव्यू की शक्ल में, एक नया इंटरव्यू जो आ रहा था। तो मेरा ये ख्याल है कि अब मामला जो है वो, क्योंकि माइनर डिक्लेयर हो गई हैं, तो उनके बयान की वो हैसियत नहीं है, तो अब चीज़ें जो है एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर चुकी हैं। अब मामला सिंध हाई कोर्ट और कराची की ट्रायल कोर्ट में ही हल होने हैं। अल्टीमेटली वहीं से जो फैसला होना है, रिज़ल्ट निकलना है कानून के मुताबिक, वहीं से होना है, और वो बज़ाहिर 100% मेहदी अली काज़मी के हक़ में जा रहा है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।